उनके पेज 47 पे पहुंच गए, चैप्टर 2 पे, द वॉरियर्स। और बिल के जीवन में एक और फेज आया है, एक दौर आया है, नया दौर है ये। आई नो ऑफ नो सब्जेक्ट upon which I can discourse with greater intelligence or enthusiasm than automobiles। अब एक एक करके कई पढ़ाव आए हैं बिल डब्ल्यू के जीवन में। बूमरैंग प्रोजेक्ट से शुरू किया, बेसबॉल खेला, पढ़ाई करी, वायलिन बजाया, साइंस के प्रयोग करे अपने बेडरूम में। हर एक प्रयोग के बाद और हर एक अभियान के बाद अब उसका दिमाग जो है वो ठहर गया है ऑटोमोबाइल्स पे, मोटर कारों पे। और वो अब कह रहा है, अपनी चिट्ठी लिख रहा है, अपनी माता को लिख रहा है कि आई नो ऑफ नो सब्जेक्ट, और कोई विषय नहीं है जिसके बारे में मैं इतने बुद्धिमत्ता के साथ, इंटेलिजेंस के साथ बातचीत कर सकता हूँ, विवाद कर सकता हूँ, और इतना मेरे को एंथुजियाज्म है, यानी कि इतना मेरे को इस चीज के बारे में मैं प्रोत्साहित हूँ, इतना मेरा जज्बा है, जज्बाती हूं मैं, जहां तक ऑटोमोबाइल्स का सवाल है। तो सब कुछ छोड़कर ये दौर है कि ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और कह रहा है कंसिडर द बॉडी रिस्क्स। अब वो जोखिम के बारे में बात कर रहा है कि मोटर कार चलाने में जोखिम किस प्रकार का है। देयर आर चांसेस टू बी टेकन, एक्सीडेंट्स ऑकर डेली। अब दुर्घटना जो है, सड़क दुर्घटनाएं, वो रोज होती हैं। आई शुड से द रिस्क encountered in autos are considerably less than those grandpa had taken taming kicking horses, or that tunnel workers have of a scale dropping on their head, or that you took as a child and running around on the edge of a flume or a narrow beam in the top of a barn। अब वो बात कर रहा है जोखिम। कहते हैं जोखिम तो जिंदगी के हर एक पड़ाव पे। अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे नाना जब अपने ग्रैंडफादर जब अपने घोड़ों को टेम करते थे, यानी घुड़सवारी करते थे और घोड़ों के साथ काम करते थे, तब भी जोखिम था कि घोड़ा जो था वो की लात ना मारते उसे चोट लग सकती थी, घातक सिद्ध हो सकता था। अगर बात करें जोखिम की, तो एक सुरंग बनाने वाले, टनल बनाने वाले जब सुरंग खोदते हैं तो जोखिम होता है कि ऊपर से वो सुरंग कहीं ढेर ना हो जाए और उनके ऊपर ना गिर जाए, उनके सिर के ऊपर। अगर जोखिम की बात करें तो बच्चे जब अपने छतों पे घूमते हैं, दौड़ते हैं, छलांग लगाते हैं यहाँ से वहां तक, रनिंग अराउंड ऑन द एज ऑफ अ फ्लूम और अ नैरो बीम, यानी कि जब वो छतों पे घूमते हैं, एक छत से दूसरे छत तक कूदते हैं। और जिस बारे में मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले सुनील भाई भी अपनी शेयरिंग कर रहे थे, पुरानी दिल्ली की छतों में एक छत से ऊपर दूसरे छत के ऊपर नीचे काफी ऊंचाई से, लेकिन वो कूदते थे, उसमें भी जोखिम था। तो जोखिम तो जिंदगी के हर एक दौर में है, और गाड़ी चलाने में जितना जोखिम है वो शायद इससे कम ही हो। और दैट आई हैव टेकन एवरी डे एट स्कूल with bucking horses। Consider the number of accidents, also the number of autos। कितने गाड़ियां निकल के आ रही हो, कितनी दुर्घटनाएं हो रही। एच फोर्ड, हेनरी फोर्ड की बात कर रहा है, जो मोटर कार बनाने के सबसे बड़े व्यक्ति थे उस टाइम के, फोर्ड मोटर्स। ही रन्स आउट 1800 of them a day। 1800 गाड़ियां रोज वो अपनी फैक्ट्रियों से निकाल रहे हैं। क्या वो, अगर जोखिम होता उसमें, तो क्या लोग उन गाड़ियों को खरीदते, वो बिकती? If this amounts to a nervous strain to which I should be subjected in driving, perhaps you are the better judge। Certainly not more than steering a horse over a 3-foot hurdle। Certainly no more demand upon concentrative faculties that have much violent practice। यानी कि जितना जोर लगता है, कितने दिमाग लगता है, कितना इसमें जोखिम है, कुछ खास नहीं। तो यहाँ पे तुलना कर रहा है कि अगर मैं घुड़सवारी कर रहा हूं तो उसमें भी इतना लगता है। अगर 3 फुट के हर्डल से अपने घोड़े को कुदा के ले जा रहा हूं, तब भी उसमें भी जोखिम है। और अगर मैं वायलिन बजा रहा हूं और उसमें अगर मेरे को अपना ध्यान लगाना पड़ रहा है, तो उतना ही ध्यान अगर मैं गाड़ी चलाने में लगाऊं तो दुर्घटना होने के जो संभावनाएं है वो बहुत कम है। Certainly a more helpful occupation। I have heard you say that no more exhilarating and yet mild form of exercise existed than motoring। मोटरिंग में अपनी तरफ से एक, इसको व्यायाम बोल सकते हैं, इसको एक्सरसाइज बोल सकते हैं कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाथ पैर चला रहा हूँ, अपने आप को उसमें, अपनी जो मेरी मानसिक शक्तियां उसमें लगा के मैं चल रहा हूँ, तो उसमें भी एक तरीके का व्यायाम है, एक्सरसाइज। तो वो मोटरिंग को, यानी कि गाड़ियों को, ऑटोमोबाइल्स को यहाँ पे डिफेंड करते हुए
अपनी माँ को सेल कर रहा है कि ये गाड़ी खरीदने का आइडिया जो है वो अच्छा आइडिया है, तो इसको हम आगे बढ़ के इसमें चल सकते हैं। नाउ एज टू द डेंजर विच वुड पर्टिकुलर टू मी, अब मेरी बात करें तो मुझे क्या जोखिम है? Perhaps at this moment I'm not fit to operate a machine because I'm too nervous. अभी मैं एक ऐसे दौर से निकल रहा हूँ, बिल्डअप जो यहाँ पे कह रहा है कि अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा मानसिक रूप से मैं बिल्कुल ही एक 100% नहीं हूँ जिसको बोल सकते हैं, या अभी 100% मैं अपने मानसिकता में नहीं हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो अभी मेरा ख्याल शायद अभी सही समय नहीं है, बिकॉज आई एम टू मच, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी दिस वे ऑल समर। लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं रहूंगा। एट द प्रेजेंट रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिस तरीके से मेरा उपचार हो रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो शैल बी रिस्टोर्ड इन अनदर मंथ। एक महीने के अंदर मैं पूर्ण रूप से ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद कोई मेरे को जोखिम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और आराम से मैं गाड़ी चला सकता हूँ। नॉर्मली यू नो आई एम अबाउट एज एक्साइटेबल एज अ मड टर्टल। अभी एक इडियम है, बीइंग एज एक्साइटेबल एज अ मड टर्टल। मड टर्टल एक ऐसा जानवर है जो ज्यादा जल्दी से एक्साइट नहीं होता है, बड़ा कूल काम होता है, और किसी चीज से ज्यादा जल्दी से वो ना ही उत्साहित होता है, ना ही एक्साइट होता है, और बड़ा इंडिफरेंट सा काम सा रहता है एक मड टर्टल। तो एज आई एम अबाउट एज एक्साइटेबल एज अ मड टर्टल, इडियम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मैं बड़ा शांत प्रभाव का हूँ, और मैं जल्दी से किसी बात को लेके उत्तेजित, जज्बाती या उत्साहित नहीं होता हूँ। इसका मतलब हुआ एज एक्साइटेबल मड टर्टल। तो लेकिन गाड़ियों के बारे में मेरे विचार कुछ और है, और इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। इट कट्स मी टू थिंक दैट यू हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन माय जजमेंट टू अलाउ मी टू डू व्हाट जेम्स बीबी, क्लिफर्ड कॉपिंग, फ्रांसिस मनी, डेविड कॉकरन, लिमन बर्मन and all allowed to do without the parents entertaining grave fears as to their safety. अब यहाँ पे वो अपनी तुलना कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, और अपनी माँ को बता रहा है कि जब ये बच्चे जो हैं उनको गाड़ियां दी जा सकती हैं चलाने के लिए, इनके माता पिता इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो आप मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रही हैं? और ये टिपिकल एक 17-18 ईयर ओल्ड की एक कहानी है कि वो अपने दोस्तों की तुलना करते हुए अपने माँ बाप को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जब ये लोग कर सकते हैं, मेरी उम्र के बच्चे जब ये कर सकते हैं, तो आप मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हो, ये क्यों संकोच कर रहे हो कि मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँ? तो अपनी माँ को ये एक तरीके से he's advocating the idea that he is fit enough to drive a motorcycle, a motor car, and he should be given the chance. Rogers Burnham has driven since he was 14. ये रॉजर्स बर्नम मेरे ख्याल से मेमोरी सर्व्स मी राइट, ये लुइस का भाई है। कह रहा है वो 14 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा है। I should hate to think that my judgment at present is not equal of his at that time. अगर वो 14 साल की उम्र से चला रहा है, तो मैं तो 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया हूँ। 1915 की बात है, तो 20 साल का होने वाला है बिल्डब्ल्यू। तो कह रहा है अगर वो चला सकता है 14 साल की उम्र से, तो मैं तो 19 साल की उम्र में आ गया हूँ, तो अब मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हो कि मैं नहीं चला सकता? तो अपनी माँ को वो हर तरीके से कन्विंस कर रहा है। जो रिस्क हैं, जोखिम है, उनके बारे में बात करते हुए कह रहा है कि कोई जोखिम नहीं है। जहां तक क्षमता है मोटर कार चलाने की, तो अपने दोस्तों के साथ तुलना करके कर रहा है कि जब वो चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चला सकता हूँ। तो अपनी माँ को वो कन्विंस कर रहा है कि आप मेरे ऊपर भरोसा करें, मेरे ऊपर विश्वास करें कि मैं पूर्ण रूप से गाड़ी चलाने के लिए सक्षम हूँ। अगेन, ऑटोज हैव कम टू स्टे, दे विल सून बी एज कॉमन एज हॉर्सेस। और बिल डब्ल्यू दूरदर्शी तो था ही, और यहाँ पे वो अपनी अपनी बात कहते हुए कह रहा है कि ऑटो जो है, यानी कि गाड़ियां जो है, जब आई हैं, अब वो रहेंगी। हाँ? और जैसे कि हर घर के हर नुक्कड़ पे पहले घोड़े दिखाई देते थे, अब गाड़ियां दिखाई देंगी। तो इसके बारे में हमको उस प्रकार से सोचना है। You consider yourself competent to drive a machine with safety. You even would like to have ridden a motorcycle. You certainly could do both. But I should be fearful of trying the motorcycle as you are that I attempt to the auto. Love from Will. वो कह रहे हैं कि आप भी चला सकते हो, गाड़ी भी चला सकते हो, मोटरसाइकिल भी चला सकते हो, लेकिन आप अगर मोटरसाइकिल बोलोगे कि मैं चलाऊंगी, तो मुझे थोड़ी सी शंका होगी उस बात को लेके। और वैसे ही आपको शंका हो रही है मेरे गाड़ी चलाने पे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूं कि मैं गाड़ी चला पाऊं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इन अ लेटर लेटर टू हिज मदर देयर इज नो रेफरेंस टू इलनेस और डॉक्टर्स। इसके बाद जो उसकी बीमारी का एक दौर आया था उसके जीवन में,
उसको लग रहा था कि उसको हार्ट की डिजीज है, उसको लग रहा था कि उसको कोई घातक बीमारी हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वो बदहजमी थी, गैस थी, थोड़ा सा पेट खराब था उसका। और आगे जाके वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अब उसकी जो शारीरिक जो समस्या थी उसके बारे में कोई भी विवरण नहीं है, कोई भी उसका किसी प्रकार से उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया आगे की चिट्ठियों में। He had been hired to play fiddle for 10 dances for which he was receiving $5 per dance. अब वो fiddle जो था, वायलिन जो था, वो बजा रहा था पैसा कमाने के लिए। और हर एक पार्टी में उसको $5 मिलते थे। नृत्य कोई सभा होती थी, 10 डांसेस, $5 मिलते थे। और उसने ऐसे 10 जगह वायलिन बजाया। His confidence in his own playing had clearly risen, as he told his mother. I do not think that I can put myself through school with it. I've played enough for money now so that the thing has lost its glamour. And it really seems like work. अब मतलब वो जो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक कार्य कर रहा हूँ, काम करने के लिए वायलिन बजा रहा हूँ। Have improved a lot since you were there. $50 कमा लिया मैंने, और वायलिन बजाने में पहले से ज्यादा माहिर हो गया हूँ जब आपने पिछली बार सुना था। और अब मैं इससे अपनी थोड़ी बहुत खर्चा निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक और दौर आया जहाँ पे वो और कुछ नहीं सोच रहा था, सिर्फ मोटर कारों के बारे में सोच रहा था। और अपनी माँ को यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो मोटर चलाने का सक्षम है और वो उसमें निवेश करके उसको गाड़ी दिलाए। तो ये एक दौर था। और देखो एक दौर आया तो बाकी पीछे आगे की हर चीज भूल के, और जहां बिल डब्ल्यू कह रहा है कि केवल गाड़ियों के बारे में बात करना और गाड़ियों के बारे में सिर्फ वही उसका एक रुचि रह गई थी स्टेज पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा दर्शाया जाता है कि शराबी का किस प्रकार से एक चीज से ध्यान हटाकर वो दूसरी चीज में आता है तो आगे पीछे का सब कुछ भूल जाता है। संतुलन, बैलेंस जो एक है, वो यहाँ पे मिसिंग है। और बिल डब्ल्यू के जीवन में हम वही देख रहे हैं कि एक चीज में, एक अभियान में जब वो आ जाता है तो अनबैलेंस्ड वे से संतुलन छोड़ के वो उसी में अपने सारी जो उसकी जो मानसिक शक्तियां हैं और सारा ध्यान जो है उसमें ही लग जाता है, और वो आगे पीछे का सब कुछ भूल जाता है। अब वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई विवरण नहीं है कि वो था जो उसका पहला प्यार था वो खो गया है, उसको भुला चुका है, वो सब कुछ भुला चुका है। वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर एक जिद करके अड़ा हुआ है कि मुझे मोटर कार चाहिए। तो ये एक नया दौर था। और इसके बाद हम कल से पढ़ेंगे कि अब लुइस के साथ उसका संपर्क जो है वो कैसे बढ़ता चला गया, और कैसे उसके बाद उसके साथ शादी हुई, प्रकार से उनकी कोर्टशिप हुई। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो we'll take a break here for today now. Debashish, back to you. We'll start from the third paragraph of page 48 tomorrow morning. Thank you so much. Back to you. धन्यवाद अतुल जी। मैं टीटू राजेश जी को बुलाना चाहूंगा कि वो हमें आगे लेके चले। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी। 1.5 पेज लगभग आपने करा, और एक बिल डब्ल्यू के नए उत्साह की बात हो रही है। और अल्कोहलिक का यार पिछले भी जितने भी हम लोगों ने इंटरेस्ट देखे ना, मतलब वो जहाँ घुस गया बस। अब वो गाड़ी पे आगे अटक गया है कि पहले कार दिला दो और फिर एजेंसी दिला दो, इस प्रकार के काम में भी काम भी बन जाएगा और बाकी चीजें भी। और हमने देखा कि वो एक गाड़ी की सेल परचेज भी करी थी उन्होंने, बाकी चीजें करी। अब नाना तो मान रहा है, क्योंकि नाना अच्छा परिवार में है भी, समझ लो इकलौता ही। इधर नाना की साइड हमने पढ़ा ना कि वो मामा भी एक्सपायर कर गए थे, तो इधर भी फिर तो थोड़ा बहुत था। और बीमार भी चल रहा है थोड़ा, हार्ट में जैसे वो पिछली देखे कि पिछले कुछ महीने बहुत ही खराब गए। वो कभी भी लेके बैठ जा रहा है कि मेरे दिल में दिक्कत है, दिल में दिक्कत है, उस तरीके से चीजें चल रही है। तो वो इमली को कन्वेंस कर रहा बेसिकली इस टाइम आके कि वो बताने की कोशिश कर रहा कि यार हर काम में रिस्क है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें रिस्क नहीं है। और उन दिनों जो लोग वहां के जो निवासी थे, मतलब उनकी प्रतिष्ठा किस बात से गिनी जाती थी कि घोड़े और बग्गी इस प्रकार के लोग हैं। अब वो इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो घोड़े गाड़े का जमाना चला गया और अब गाड़ियों का जमाना। अब फिर उसने बताया कि भाई वो गिरा था ना वो घोड़े की पीठ पे एक बार, वो सर फटने से बचा जब वो आईटी के बारे में बता रहे थे।
कि उठते ही उसने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे पता था मैंने किस साइड में गिरना है। तो भाई उसमें कम रिस्क है क्या? या बाकी चीजों में वे वो टनल में काम करते हैं, अच्छा वहां पर वो पहाड़ों से वो निकालते थे, संगमरमर निकालते थे, तो वो डेली इंसिडेंट होते होंगे। तो उस चीज का भी घटना का जिक्र कर रहा कि उसमें कम रिस्क है क्या? वो टनल से जो निकालते हैं, कभी सुरंग गिर गई वो हेड पे और बाकी चीजें होगी। ये बच्चे खेल कूद करते हैं, वो चाहे वो खेतों के किनारे वो मेड़ों के ऊपर चाहे जाए, चाहे घरों की छतों की दीवारों के ऊपर उछल कूद करे, बाहर रिस्क नहीं है क्या? या जितने भी खेल ले लें, चाहे कार्य ले लें, चाहे बाकी चीजें लेके, हर चीज में रिस्क है। और देखो कितनी बढ़िया चीज तरीके से कंपैरिजन करके रिस्क बता दिए कि ऑटोमोबाइल में तो बहुत कम है भाई, कितने प्रतिशत जो है, इतने तो और सच में इतने तो घोड़े और जानवरों के कारण भी लोग मर जाते हैं। तो चाहे वो एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो जानवर बिदक जाए, तो उस तरीके से हो जाता है जिस तरीके से उसने मोटका बोले 1800 गाड़ियां निकाल रहा है एक्सपोर्ट, और कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं भाई साहब। और अपने नर्वस का भी उसने बात करी कि वो भी चलाते टाइम वो जो नर्वस होती है। और मेरे को तो जजमेंट भी अपने बारे में भी बता रहा है कि मेरी तो जजमेंट बहुत अच्छी है और बाकी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई कि हर चीज में रिस्क है, लेकिन मोटर मतलब कोई भी वाहन चलाने में कम रिस्क है, ये बताने की कोशिश कर रहा कि बाकी जितनी भी उसकी तुलना में देख लें तो बहुत कम रिस्क है भाई। और फिर वो आ गया अपने दोस्तों की कंपैरिजन कर रहा, और पहले अपनी सेहत का बताया, अपनी सेहत के बारे में बताया कि बस अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ जी, वो हल्का फुल्का चल रहा है, 1 महीने में बिल्कुल रिकवर हो जाऊंगा, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और अब मैं फिट हूँ। फिर अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहा है, चाहे जेमी बीवी क्लिफोर्ड, ये बचपन के दोस्त थे बीडब्ल्यू के, जो पेरेंट्स बिना इंटरफेयर के अपने बच्चों को हाथों में गाड़ियां दे देते हैं, गाड़ियों की चाबियां दे देते हैं, गाड़ी खरीद के। अच्छा, ये दोनों भाई हैं, ये लुइस के भाई हैं, लेमैन ब्रैनहम भी और रोजर ब्रैनहम भी। ये लेमैन ब्रहमन के साथ वो लास्ट में जो टकराव होता है ना, जब वो बीडब्ल्यू वहां से आ जाता है, जो बिग बुक पे पेज नंबर 1 पे है इस बंदे का जिक्र। तो वो जब बीडब्ल्यू वहां से आ जाता है फौज से, तो वो छोटी मोटी नौकरी नहीं करता है। तो जब इनके ससुर जो है इसको नौकरी दिलाते हैं साले के यहाँ, वो साला है ये लेवेन ब्रनम। और रोजर वो वाला साला है जो बीडब्ल्यू का फ्रेंड भी है, एबी, बिल और रोजर, ये 3 फ्रेंड है। और लुइस के साथ मिलाने वाला भी ये रोजर ही है। लुइस के साथ जो पहली मुलाकात अभी 2-3 पेज पहले ही हम लोगों ने पढ़ी थी, ये बोल वो वाला रोजर। अबे भाई मेरे दोस्तों को 14-14 साल के थे तब गाड़ियों की चाबियां दे दी, घर वालों ने खरीद के दे दिए, वो उस प्रकार से दे रहे हैं। और भाई वो चला भी रहे हैं गाड़ियां और बढ़िया तरीके से। और मेरे बारे में उस प्रकार से हुआ होगा, मना करा होगा लुइस ने, या तो अपने फादर को मना करा होगा कि गाड़ी मत दिलाना, उस प्रकार की घटना हुई होगी कोई इस प्रकार से। तो वो बता रहा है। और फिर लास्ट लाइन जो पेज नंबर 47 की है कि भाई वो ये आने वाले टाइम में देखना है, ये घोड़े गाड़े आगे पीछे हो जाएंगे, अब गाड़ियां होंगी घर में। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा मैं भी ये कर रहा था कि यार कि 100 साल पहले या 80-90 साल पहले दिल्ली दिल्ली में वाकई गाड़ियां थोड़ी होती होंगी लोगों के घरों के बाहर, या 80 साल पहले गाड़ियां थोड़ी होती होंगी, 70 साल पहले यहाँ गाड़ियां थोड़ी होती होंगी घरों के बाहर, क्या होते होंगे? भी जानवरों से काम करवाते होंगे परिवहन के लिए। लोग यूज क्या करते होंगे? घोड़े करते होंगे या दूसरी चीजें, या बैल करते होंगे, या कोई भी किसी भी चीज से। भाई ऐसा तो यार था नहीं कि परिवहन नहीं चलता होगा। तो उस प्रकार से मुझे भी एकदम ध्यान आ रहा था कि यार ये जो हमारे घरों की बाहर की जगहें जो है, ये गाड़ियां कैसे घेर लेती हैं, वो जा, जानवरों की जगह किस प्रकार से हो जाता है। और लास्ट में उसने बता दिया कि देखो छोटे से छोटे काम करके, और ये यूएसए में ना, आप किसी भी स्टोरी को आप पकड़ोगे, खासकर मैंने डॉक्टर बॉब का देखा था कि डॉक्टर बॉब के फादर जज थे, और मेरे को नहीं लगता कोई पैसे की कमी होगी। लेकिन भाई वो कुछ छुट्टियां बिताने के लिए, पता नहीं वो ह्यूमिडिटी प्रैक्टिस करवाते हैं अपने बच्चों से, क्या करवाते हैं मुझे नहीं पता लगता, ये नहीं। लेकिन मुझे बात बहुत अच्छी लगती है, चाहे जितना भी अमीर से अमीर आदमी हो। तो डॉक्टर बॉब ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैं वो पर्यटकों के मतलब जो विजिटर आते हैं उनके अटैची धोखे, मतलब एज ए, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं,
जैसे होटल तक पहुंचाना, जैसे को गाड़ी से उतरा बंदा और उसका सामान उतारा और उस सामान को उतार के होटल तक लेके गया बच्चा, मतलब एक बच्चा जो है वो इस प्रकार के काम करते हैं। मैंने डॉक्टर बाबू का भी, मेरे को बड़ा हैरानी हुई थी कि उनके पारिवारिक परिवेश इतना मजबूत है, पैसे से भी बड़े मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फिर भाई साहब ये क्यों टैक्सियां खींचेगा किसी की? भाई हम तो अपने बच्चों को इस प्रकार की जो परवरिश है वो यहाँ देखने को नहीं मिलती है कि, हालांकि मैंने इनकी अंबानी परिवार का पढ़ा है कि वो जो उनकी बहू है नीता अंबानी, उसने अपने बच्चों को बस से भेजती थी वो, मतलब जाने आने के लिए। तो वो बंसरी बजाकर, वो बीडब्ल्यू बता रहा है कि मैंने 10 बार चला गया भैया, वो बंसरी या वो क्या वायलिन क्या बोलते हैं उसको, वो बजाकर जो वो $5, तो करे $50 बन गए मेरे। तो इस प्रकार की जो चीजें है ना, ये चीजें बहुत मतलब एक पेरेंटिंग का भी एक बहुत बड़ा काम है। ये मुझे लगता है कि पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा काम है, जो बच्चों को बचपन में ही पकड़ा देते हैं कि गाड़ी चाबी और इस प्रकार से। जो कि मेरे को कई लोगों की ऑटोबायोग्राफी में ये चीजें देखने को मिलती हैं कि वो बचपन में उन लोगों से उस प्रकार के काम करवाए गए जिससे ह्यूमिलिटी आने के भी चांस हो, और बच्चे को ये भी पता लगे कि पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। तो दोनों ही चीजें जो है वो मेरे को नजर आ रही है। तो यार अच्छा लग रहा है अब यहाँ तक पहुंच के, बाकी कल देखते हैं जी इसके आगे का जो किस्सा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।